दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की एक से बढ़कर के एक प्रथाएं मौजूद हैं। उन्हीं प्रथाओं में से एक प्रथा है जिसको घोटुल नाम लिया जाता है। घोटुल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये छत्तीसगढ़ की एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर लड़के और लड़कियों को, पार्टिकुलरली जो मुरिया ट्राइब्स के लोग हैं, मुरिया ट्राइब्स के बच्चे हैं ना, आपस में रहते हैं। लड़के और लड़की ही अपनी पसंद का रिश्ता तय करते हैं और बाद में चल कर के ये लोग ही फिर शादी करते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात ये रहती है कि कुछ समय तक इनको एक दूसरे को जानने का मौका दिया जाता है। इसके बाद में समाज इस चीज़ को मान्यता देता है, समाज मान्यता देता है, तभी जा कर के इनका विवाह संपन्न हो पाता है। अब हमें ऐसा लगता है कि घोटुल के अंतर्गत विवाह होता होगा। देखिए, तो घोटुल संस्था में मैरिज से जुड़ी परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली शादी नहीं होती है। इसको डायरेक्ट शादी जैसी संस्था के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। ये एक कल्चरल सोशल प्रोसेस के रूप में कार्य करती है, जिसमें विवाह की तैयारी, समझ और सोशल की जो सहमति है, समाज की जो सहमति है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं कि क्या घोटुल में शादी विवाह वास्तव में होता है, क्योंकि जब भी घोटुल प्रथा के बारे में हमारे माइंड में आता है तो ऐसा लगता है कि शादी के पहले लड़का और लड़कियां साथ में रहते हैं, इसके बाद में शादी होती है। देखिए, डायरेक्टली मैरिज यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन घोटुल युवाओं के साथी चुनने की आज़ादी को बरकरार रखता है। इसका मतलब ये है, लड़कों का घर अलग है, लड़कियों का घर अलग है, लेकिन वो अपनी पसंद की लड़की चुन सकते हैं, पसंद का लड़का चुन सकते हैं। युवा आपसी समझ, प्रेम और सामंजस्य के आधार पर अपना पार्टनर चुनते हैं। ऐसे संबंधों को फिर बाद में समाज में रखा जाता है, बुजुर्गों की सहमति ली जाती है, तब जा कर के ये जो रिश्ता है वो विवाह में बदलता है। बात करते हैं कि विवाह की प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है। लड़के को बोलते हैं चैलिक और युवती को बोलते हैं मौतिरी। अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे अपने संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। समाज उन्हें परखने का अवसर देता है, ट्रायल रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है, कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि संबंध मजबूत और संतुलित रहता है तो परिवार और पूरी सोसाइटी सहमति देगी, विवाह की औपचारिक प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जो कि पारंपरिक रीति रिवाजों से ही होती है। बात करें तो क्या इनका जो मुरिया जनजाति का विवाह है आज के हम लोगों के जैसे कि विवाह ही होता है, तो बिल्कुल ये अलग रहता है। ये कस्टम बेस्ड होता है। यहाँ पर रिलीजियस रिचुअल्स या फिर लीगल रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये जो घोटुल है ये प्रेम विवाह को एक्सेप्ट करती है। ये विवाह से पहले सामाजिक प्रशिक्षण और समझ को प्राथमिकता देखती है। यदि कोई संबंध फेल हो जाता है तो युवाओं को दूसरा विकल्प चुनने की भी छूट होती है, लेकिन ये कुछ कुछ जनजातियों में हमको देखने को मिलता है। वहीं यदि हम घोटुल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखें, ठीक है, तो घोटुल शब्द जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो नॉर्मली जहाँ तहाँ हम लोग यही समझते हैं कि घोटुल मतलब यहाँ लड़के और लड़कियाँ शादी के पहले बचपन में ही साथ रहना चालू कर देते हैं। लेकिन घोटुल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मुरिया और गौंड जनजातियों की एक ट्रेडिशनल सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। ये केवल युवाओं के लिए डोरमेट्री सिस्टम अवेलेबल नहीं कराता है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्राइबल जो बच्चे हैं उनके सामुदायिक जीवन की, साथ ही साथ उनके अनुशासन की, संस्कृति और कल्चर की सीख प्रोवाइड करता है। पहले बात करते हैं कम्युनिटी लर्निंग एंड कल्चरल ट्रांसमिशन की। ये एक प्रकार से आप इसको आवासीय विद्यालय मान सकते हैं, जहाँ पर आपको रहने की भी सुविधा है। यहाँ पर लड़कों को बोलते हैं चैलिक्स और युवतियों को बोलते हैं मोतियारीज।
एक साथ में ये लोग रहते हैं, डांस, स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक, फोक सॉन्ग एंड क्राफ्ट स्किल सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पर आधारित होती हैं, जिसमें एल्डर्स से सीखने की परंपरा है। फिर सोशलाइजेशन एंड बिहेवियर बिल्डिंग का काम यहाँ पर किया जाता है। घोटुल में रह कर के जो युवा लोग रहते हैं, बच्चे हैं, सोशल एटिक्विटी मतलब सामाजिक शिष्टाचार, सामूहिक जिम्मेदारी कैसे उठाना है, लीडरशिप का स्किल कैसे आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो सीखते हैं। अब यहाँ पर यदि कोई विवाद खड़ा होता है आपस में, तो सीनियर लोग मध्यस्थता करते हैं और झगड़े को मिटाने की कोशिश करते हैं। ये एक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम होता है, इसमें युवाओं के द्वारा ही विवाद सुलझाए जाते हैं। फिर ये एक प्रकार से वयस्क जीवन की शुरुआत कैसी हो, उसके लिए ये पहली सीढ़ी भी है। एडल्ट लाइफ के लिए प्रिपरेशन भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैरिज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रोल्स के लिए बच्चे तैयार होते हैं। साथ ही साथ इससे इनका जो समाज है ना, वो यूनिटी में बंधा रहता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ। और जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए, द हिंदू में हमने एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था। इसको आप द हिंदू के फ्रंट पेज में ही देख सकते हैं, और यही वाली इमेज भी थी उसमें। उस हिस्से में हमने जाना था कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में अभी भी बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम जारी है। 2025 ये चल रहा है, इंसान आज के समय में पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं, चंद्रमा पर जाने लग गए हैं, लेकिन जो बॉन्डेड लेबर की समस्या है वो अभी भी ज़मीन पर है, अभी भी मौजूद है। और किस रूप में मौजूद है, इसके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। एक बार जाकर के आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं कि 12 जून को हम लोग वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में मनाते हैं हम लोग 12 जून को चाइल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि चाइल्ड लेबर की जो समस्या है उसको जड़ से हम ख़त्म कर सकें, लोगों को जागरूक करें। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम कराना आज भी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करता है, ताकि पूरी दुनिया इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दे। दुनिया में करीब 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं अभी भी, मतलब हर 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है। कोविड-19 जब आया तो उस समय स्कूल बंद हो गए थे, अब लोगों की आमदनी नहीं हो रही थी। ऐसे समय में बच्चों को भी काम करने की ज़रूरत पड़ गई। बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ करके काम पर लग गए, वे अभी स्कूल नहीं लौटे हैं, ऐसी कंडीशन चल रही है। बच्चों से मजदूरी कराना उनके बेसिक राइट को छीनता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जीने का अधिकार। यदि बच्चे कामकाज में लग जाएंगे, पैसे भी उनको कम दिए जाते हैं, बॉन्डेड लेबर की तरह काम लिया जाता है। काम के घंटे कोई फिक्स नहीं है, खाने पीने का कोई फिक्सिंग नहीं रहता है, बस काम करवाते रहो, हो गया। इंडिया में स्थिति की बात करें तो 2011 की जनगणना में बताया जाता है कि भारत में लगभग 43 लाख बच्चे 5 से 14 साल की उम्र के चाइल्ड लेबर में लगे हुए थे। इसका रीज़न था गरीबी, शिक्षा की कमी और लोगों को जानकारी का अभाव ना होना। बात करते हैं भारत में नियम कानून किस प्रकार से हैं। अभी भारत में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि CLPRA 1986 एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, हमारे देश में बहुत सारे कानून अभी मौजूद हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1986 का। इसके बाद नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आया एंड कुछ CLPRA अमेंडमेंट आए थे 2016 में। ये जो अमेंडमेंट सरकार लेकर के आई थी, इनका उद्देश्य था 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूरी तरह से हमें बैन करना है। साथ ही साथ 14 से 18 साल के बच्चों को हैजार्डियस जॉब्स में लगाना बैन है। मतलब जिनकी उम्र 14 साल से कम है ना, इनसे
कोई काम नहीं करा सकता। जिनकी उम्र 14 से 18 है उनको खतरनाक कंडीशन में काम करने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। इसके बाद राइट टू एजुकेशन सरकार लेकर के आई थी, जिसमें बोला जाता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब अच्छी बात यह है कि सरकार फ्री में एजुकेशन दे रही है, लेकिन आज के टाइम पीरियड में स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना ज़रूरी है। नहीं तो अभी लेबर नहीं बना है बच्चा, आने वाले टाइम में 12वीं के बाद वो लेबर बन ही जाएगा। इसलिए आज के टाइम में प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ाने को नहीं देखता है आज के टाइम में अपने बच्चों को। हकीकत वाली बात यह है कि बहुत बार ये कानून थोड़े समय के लिए असर करते हैं, लेकिन फिर से बच्चे स्कूल छोड़ करके काम में लग जाते हैं। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलपुर मॉडल की सफलता की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक कम्युनिटी लेड ट्रांसफॉर्मेशन है। वेलपुर मंडल की बात करें, जो कि निजामाबाद तेलंगाना, पहले चाइल्ड लेबर के लिए बदनाम हुआ करता था, लेकिन 2001 में एक 100 दिन का कैंपेन चला। इसके बाद चाइल्ड लेबर फ्री मंडल इसको घोषित कर दिया गया है। यहाँ जो की स्टेप्स उठाए जाते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे काम में आने वाले हैं। दुनिया में भी इस प्रकार का मॉडल बनाया जा सकता है। जैसे कि बच्चों को जल्दी स्कूल भेज देना, 5 से 15 साल की जब उनकी उम्र हो जाती है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ढूंढ ढूंढ करके ब्रिज स्कूल में भेजा गया। इसके बाद कमिटी इन्वॉल्वमेंट रखा गया, मतलब गांव वालों को साथ में जोड़ा गया। कोई भी काम अकेले से नहीं होता है जब तक कि पार्टिसिपेशन ना हो गांव वालों का। इसके बाद एम्प्लॉयर ने खुद बच्चों को छोड़ दिया और लोन भी जो था उसको माफ़ कर दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद ये काम इतना आसान नहीं था। हर गांव में बोर्ड लगाया जाता है, देयर इज़ नो चाइल्ड लेबर इन विलेज। तो एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है दूसरे जगह के लोगों को। तो शुरू में तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे अफवाहें फैल गईं कि सरकारी टीम बच्चे किडनैप कर रही है, होटल वाले चाय तक नहीं दे रहे थे, लेकिन लगातार बातचीत और समाज की समझदारी से सब कुछ ख़त्म कर दिया। सब कुछ यहाँ पर सफल रहा। बात करते हैं रिजल्ट्स एंड रिकॉग्निशन को लेकर के। 35 लाख के लोन्स एम्प्लॉयर ने माफ़ करे हैं। अब आप सोच सकते हैं, नहीं करते तो बच्चे भी फ्री नहीं होते। सरपंच ने MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि उनके गांव में कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा, स्कूल में ही उसको रहना है। गवर्नमेंट ने टीचर्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बढ़िया सुविधाएं दी। ILO, प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, NHRC और VVGNLI ने इस मॉडल की काफ़ी तारीफ करी थी। 2021 में 20 साल की सफलता मनाई गई। चैलेंज दिया गया कि कोई एक बच्चा दिखाओ जो स्कूल में नहीं है। सोचिए, इस प्रकार का चैलेंज इतने बड़े पैमाने पर दिया गया और एक भी ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो स्कूल में ना हो। तो ये वाला जो मॉडल रहा है वेलपुर मॉडल, ये आखिर इतना मैटर क्यों करता है? इसमें गांव वालों का पार्टिसिपेशन था। कुल मिलाकर कि ये एक आंदोलन का रूप ले लिया था। फिर सस्टेनेबल सॉल्यूशन लेकर के आया गया। मतलब इसमें खाली कानून से काम नहीं चलेगा, समाज की जागरूकता भी ज़रूरी है। ये मॉडल आज VVGNLI की सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसकी तारीफ करी है और कलेक्टर को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया है। मतलब ये बहुत बड़े लेवल पर किया गया एक काम था जिसको पूरे देश में अपनाने की ज़रूरत है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली अभी IPL का जो फाइनल हुआ था, जिसमें RCB ने फाइनल मैच जीता था पंजाब के खिलाफ में। अब जीत की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए तो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि 11 लोगों की डेथ हो चुकी है उसमें। अब इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, हाल फिलहाल में कुंभ मेले में भी इस प्रकार की भगदड़ हमको सुनाई दी थी।
ठीक है। इसके बाद रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची हुई थी, जहाँ पर भी लोगों की डेथ हो रही है। तो ये जो समस्या है, इसको कैसे करके हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। बात करते हैं बेंगलुरु की स्टैम्पीड की, ठीक है, जो कि 4 जून 2025 को घटित हुई थी। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जमा हो गए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और लगभग भगदड़ में 11 लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब ये जो हादसा हुआ है, ये 3 बड़ी चीज़ों को बता रहा है। पहली बात ये है, एकदम बहुत ज़्यादा जोश में आना भी खतरनाक हो जाता है। खेल जीतना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा जुनून की जान जोखिम में डाल दो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है, सरकार की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। क्राउड कंट्रोल करने के लिए सरकार की एजेंसीज पूरी तरह से जीरो रही हैं। फिर सेंस ऑफ इम्पोर्टेलिटी, मतलब लोगों की लापरवाही। लोग जानते हैं कि ऐसी जगहों पर खतरा होता है, फिर भी संभल कर नहीं रहते हैं। फिर मीडिया और सोशल मीडिया इस जोश को और बढ़ाते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा जश्न मिस करना लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देने जैसा है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। कॉमर्स ओवर क्राउड सेफ्टी। क्रिकेट आज इंडिया में सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि एक हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री बन चुका है। ऑर्गेनाइजर ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीपल मतलब ज़्यादा फायदा। स्टेडियम की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा भीड़ को अंदर आने दिया जाता है। एक रीज़न ये भी है। लाइसेंस और परमिशंस कागज़ों पर तो मिलते हैं, पर असल में कई बार ये पावरफुल लोगों को खुश करने के बदले मिल जाते हैं। जो पावरफुल लोग रहते हैं ना, वो आसानी से टिकट ऐसे ही दिलवा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें आरसीबी वर्सेस सीएसके, मई 2025 में वीआईपी सीट को लेकर के आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के परिवार आपस में भिड़ गए थे। आम लोग तो भीड़ में खड़े रहते हैं और वीआईपीस को फ्री बेस्ट सीट मिल जाती है। और जब हादसे होते हैं ना, तो करोड़ों का मुनाफा कमाने वाले ये उद्योग मरे हुए लोगों को बहुत छोटी कंपनसेशन देते हैं, जो उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ जो सेफ्टी की गाइडलाइन है, वो केवल और केवल हमको कागज़ों में देखने को मिली है, इसके अलावा और कहीं नहीं। स्मॉल हॉल्स के लिए भी लाइसेंस देते समय सेफ्टी चेक्स होते हैं, जैसे कि एंट्री एग्जिट गेट है कि नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम है कि नहीं, वॉशरूम, पार्किंग एंड फायर सेफ्टी है कि नहीं। लेकिन स्टेडियम और बड़े पब्लिक स्पेस के लिए ये नियम या तो लागू ही नहीं होते हैं, या तो केवल फॉर्मेलिटी बस होता है। रिजल्ट ये है कि बड़े इवेंट्स में मिनिमम सेफ्टी नॉर्म्स भी फॉलो नहीं किए जाते, कि थोड़ा सी तो बात मान लो, वो भी नहीं होता है। बात करते हैं पब्लिक स्पेस में सेफ्टी का अभाव की, ठीक है। इस प्रकार की कल्चर तेज़ी के साथ में भारत में बढ़ते जा रही है। जैसे फूड पेयर्स में इलेक्ट्रिक वायर्स खुले में बिछे रहते हैं ना। दूसरा, कंबस्टेबल टेंट्स, मतलब जलने वाले तंबू में खाना लोग बना रहे हैं, आग लग सकती है। एम्यूज़मेंट पार्क्स में राइड्स खराब हो जाती हैं, लोग घंटों फंसे रहते हैं। फिर फुटपाथ नहीं होते हैं, सड़कें टूटी होती हैं, स्ट्रे एनिमल्स और तेज़ रफ्तार की गाड़ियाँ पेडेस्ट्रियन की जान ले लेती हैं। ऐसे बहुत सारे ओपन एग्जाम्पल हैं जिनको सॉल्व किया जाना ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स आर मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन ऑब्जर्वेंस, मतलब ज़्यादातर जगह उल्लंघन हो रहा है, पालन कहीं नहीं हो रहा है। हमने जैसे मान लिया है कि मौत होना सामान्य बात है, तो रोड एक्सीडेंट हो या फिर स्टैम्पीड डेथ हो, बस कोल्ड स्टैटिक्स बन जाता है। अधिकारी निलंबित होते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं हमारी नेशनल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मैंडेटरी क्राउड सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए एक्सपर्ट लोगों के द्वारा। हर बड़े आयोजन के लिए कुछ कॉशन डिपॉजिट लिया जाए, ताकि सरकार कुछ सुरक्षा का इंतजाम करे। ये देश जिसकी आबादी है 146.39 करोड़, ऐसी लापरवाही झेल नहीं पाएगा। हर व्यक्ति का जीवन जो है प्रीसियस है, अमूल्य है।
हमें सिर्फ मुनाफा कमाने वाले लोगों के लिए गरीबों की जान जोखिमों में नहीं डालना है। जब तक हम सही रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं, ऐसे हादसे बार बार दोहराते रहेंगे और हर बार हम भूल जाएंगे। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो हाल फिलहाल में देखा जाए इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सरकार का कहना है कि जो तत्काल बुकिंग सिस्टम होता है उसमें आधार कार्ड को 1 जुलाई से मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एजेंट्स लोग रहते हैं, दलाल लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इससे जो तत्काल टिकट है वो अवेलेबल हो पाएंगी अब शायद ज़्यादा, जैसे कि पहले 4 ही लोगों को मिल पा रही थी, तो अब हो सकता है 8 लोगों को तत्काल टिकट मिल सके। न्यू जो प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें इंक्लूड है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहेगा। इसको 1 जुलाई से इफ़ेक्टिव हम कर देंगे, ऐसा सरकार का कहना है। जो भी IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बुकिंग कर रहा है, तो इनको आधार कार्ड ज़रूरी हो जाएगा। ये चीज़ पता चली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से। एंड आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन वुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑनलाइन तत्काल बुकिंग। ये चीज़ चालू हो जाएगी 15 जुलाई से। तो जिसके पास आधार नहीं है उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। बात करें कुछ जो नियम कानून आए हैं वो ऑफलाइन से भी रिलेटेड आए हैं, है ना। तो ऑनलाइन को तो कर ही गया है, ऑफलाइन भी यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो नियम है ऑफलाइन बुकिंग पर भी लागू होगा, चाहे वो कंप्यूटराइज PRS काउंटर से आप ले रहे हैं या फिर किसी एजेंट के माध्यम से। बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसको आप डालेंगे। ये नियम भी 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। अब मिसयूज़ को रोकने के लिए एजेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार के प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि AC क्लास के लिए तत्काल कोटा से पहले 30 मिनट में, तत्काल कोटा के पहले जो 30 मिनट रहते हैं, इसमें एजेंट को बुकिंग की अनुमति नहीं होगी, ताकि आम यात्रियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। AC क्लास के लिए टाइम है सुबह 10 से 10:30 बजे तक। इस दौरान एजेंट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। नॉन AC के लिए 11 से 11:30 बजे तक, ये टाइम एजेंट्स के लिए नहीं है, खुलेगा ही नहीं। बात करते हैं कि इन बदलावों का उद्देश्य ये है कि सिर्फ असली यात्रियों को तत्काल टिकट मिलना चाहिए और सिस्टम का मिसयूज़ नहीं हो। यात्रियों से अपील किया जाता है कि वे अपने आधार नंबर को IRCTC प्रोफाइल से लिंक कर दें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात यह है, आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। रेल मंत्रालय ने CRIS और IRCTC को निर्देश दिया है कि वे इन नए नियमों के लिए ज़रूरी टेक्निकल बदलाव करें एंड सभी जो जोनल रेलवेज हैं और संबंधित विभागों को सूचना भी देना है। बात करते हैं कि किस किस प्रकार का फ्रॉड हुआ करता था, जिसको रोकने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। तो बल्क बुकिंग कर लिया जाता है दलालों के द्वारा। IRCTC की वेबसाइट जैसे ही खुलती है उसी समय कुछ एजेंट या फिर स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले लोग बल्क में दर्जनों टिकट एक साथ बुक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट और ऑटो फिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सेकंडों में टिकट बुकिंग कर लेते थे। आम यात्री को नो टिकट अवेलेबल दिख जाता है, मतलब असल यात्री को टिकट ही नहीं मिलता है और बाद में वही टिकट ज़्यादा दाम पर बेचा जाता है। दूसरी ये है फर्जी पहचान पत्र का प्रयोग करना। कई बार एजेंट या फिर जो दलाल रहते हैं फर्जी आधार का यूज़ करके फर्जी बुकिंग कर देते थे, बाद में इनको किसी और को बेच देते थे, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा होता था। बात करते हैं कैप्चरिंग टिकट फॉर रीसेल, टिकट खरीद करके कालाबाजारी करना। कुछ लोग तत्काल टिकट पहले ही बुक कर लेते हैं और फिर उनको ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। इसे टिकट स्कैम्पलिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स बोलते हैं। ये लीगल है लेकिन फिर भी आम बना हुआ है भारत जैसी जगह में। फिर एजेंट्स जो है मल्टीपल IRCTC IDs का यूज़ करते हैं।
एजेंट कई सारे IRCTC अकाउंट बना लेते हैं और एक साथ लॉगिन करके एक ही समय पर मल्टीपल अकाउंट से बुकिंग करते हैं। इससे वेबसाइट पर जीनियन यूज़र को लॉगिन करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। कुछ समय बाद IRCTC ने एक ही IP से लॉगिन सीमित कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बात करते हैं फर्जी मोबाइल नंबर और OTP। ऑफलाइन PRS काउंटर पर बुकिंग के समय कुछ एजेंट फर्जी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जिससे वास्तविक यात्री को OTP नहीं मिल पाता है। OTP खुद डालकर टिकट बुक कर लेते थे। इसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ टिकट यूजिंग सॉफ्टवेयर बॉट्स। कुछ तकनीकी जानकार एजेंट्स IRCTC साइट पर बॉट मतलब सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के जरिए टिकट्स को पहले से ही ब्लॉक कर लेते थे। इसे तत्काल स्पिनिंग बॉट भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल यूज़र को कोई मौका ही नहीं देते थे। नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हाल फिलहाल में देखा जाए एक्सियम 4 मिशन न्यूज़ में रहा है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं एक्सियम 4 मिशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके आयोजक और साझेदार की बात करें तो एक्सियोम स्पेस, जो कि एक प्राइवेट अमेरिकन अंतरिक्ष कंपनी है, इसमें सहयोग दिया जा रहा है नासा का, SpaceX मतलब लॉन्च व्हीकल है एंड कैप्सूल, और इसरो की तरफ से भी इसमें मदद दी जा रही। इसके मुख्य उद्देश्य हमारे लिए काम के हैं। देखिए, इस मिशन के माध्यम से लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस टूरिज्म और प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन का भी इसमें परीक्षण किया जाने की बात करी जाती है। फिर तीसरे नंबर में ग्लोबल कोऑपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे प्राइवेट कंपनी, सरकारी अंतरिक्ष कंपनी नासा एंड इंडिया की इसरो। चौथे नंबर में यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं। इसके अंतर्गत बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड लाइफ साइंसेस का अध्ययन किया जाएगा अंतरिक्ष में। बात करें यदि हम लॉन्च के डेट की, तो जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जा रहा है इसके लिए वो है फाल्कन 9 और ब्लॉक 5। कैप्सूल की बात करें तो ये है क्रू ड्रैगन C213, फिफ्थ एंड लास्ट न्यू कैप्सूल ऑफ ड्रैगन सीरीज। लॉन्च की साइट है लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A, कैनेडी स्पेस सेंटर, USA, अमेरिका से इसको लॉन्च किया जाएगा। टाइमलाइन की बात करें तो ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था जून की शुरुआत में ही, लेकिन डिले हो चुका है लिक्विड ऑक्सीजन लीक के चलते 11 जून को। क्रू मेंबर की बात करें तो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो भेजे जा रहे हैं। पैगी विटसन USA के हैं, ठीक है, ये नासा के भूतपूर्व एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं। शुभांशु शुक्ला इंडिया से हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के रिटर्न टू स्पेस को। एंड स्लेवोज उजांस्की विसिनकिवाकी पोलैंड के हैं, और एक व्यक्ति है टिबूर कापू जो कि हंगरी का है। मिशन के स्पेशलिस्ट ये माने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करें तो ये बताता है कि भारत किस प्रकार से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को महत्व दे रहा है 41 साल के बाद, जब राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ये पहला ISS मिशन माना जा रहा है ये पिछले 40 साल में इंडिया के लिए, पोलैंड के लिए एंड हंगरी के लिए, सपोर्टेड बाय देयर गवर्नमेंट, जो कि उनकी सरकार इसका सपोर्ट कर रही है। ये चीज़ बताती है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल स्पेस कॉपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। भारत का भी दबदबा अंतरिक्ष में बढ़ते जा रहा है। देखा जाए, हालांकि इस प्रकार से ये एक वाणिज्यिक मिशन हो सकता है। भविष्य के वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन और भारत के गगनयान मिशन के लिए एक ये मील का पत्थर साबित हो जाएगा। वर्ल्ड वाले पेज पर यदि हम जाएं दोस्तों, तो पार्टिकुलरली सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल आया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाहर अल दिन याकूब, 25 साल का सूडानी युवक है। खार्तूम में मिसाइल हमले के बाद कहाँ भाग गया? मिस्र भाग गया। अब
यहाँ भी कंडीशन ख़राब चल रही है, आर्थिक तंगी है। इसके अलावा यहाँ पर जो इमिग्रेंट हैं उनके ऊपर काफ़ी सख्ती चल रही है। ये सब चीज़ों के चलते चलते फिर तस्करी के रास्ते वो पहुँच गया लीबिया, और फिर लीबिया से फिर भागा समुद्र के माध्यम से तो पहुँच गया ग्रीस। लेकिन आप देखेंगे कई सारे जो सूडानी लोग हैं मिस्र को छोड़ करके लीबिया होते हुए यूरोप जा रहे हैं। ये एक प्रकार से नया ट्रेंड है या फिर नया रास्ता उनको दिखाई दे रहा है। पहले ज़्यादातर शरणार्थी सिर्फ मिस्र ही भागते थे। 2025 के पहले 5 महीनों में सूडानी शरणार्थियों की संख्या यूरोप में 134% बढ़ चुकी है, जबकि कुल जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या घट रही है। वहीं बात कर लें लीबिया के एक अधिकारी का कहना है कि 20,000 से 25,000 सूडानी मिस्र से लीबिया भागे हैं। वे मिस्र में रिफ्यूजी स्टेटस के बावजूद जीविका नहीं चला पा रहे हैं। हर हफ्ते लगभग 200 से 250 सूडानी लोग लीबिया भाग जाते हैं। बात करते हैं अप्रैल 2023 से जो गृह युद्ध चल रहा है सूडान में, लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। मिस्र में 15 लाख शरणार्थी पहुंच चुके हैं। शुरू में वीज़ा फ्री एंट्री दी गई, लेकिन बाद में कामकाजी उम्र के पुरुषों को रोका गया, जिससे लोग तस्करी के रास्ते फिर आने लग गए। मिस्र में रेजिडेंसी मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्यों? सरकार ने 1,000 रुपये बोला है कि जमा करो, ठीक है। बिना वैध कागज वाले शरणार्थियों को गिरफ्तार किया जाएगा और देश से बाहर निकालने का काम चालू हो जाएगा। ये नया कानून आया है जिससे UNHCR की जगह सरकार ने शरणार्थी रजिस्ट्रेशन का जिम्मा ले लिया है। इससे लोगों में डर और भी ज़्यादा अनसिक्योरिटी का माहौल दिखाई देता है। फिर मिस्र की सरकार बिल्कुल मना करती है। उनका कहना है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, केवल कानून तोड़ने वाले लोगों को ही हम भगाएंगे। लेकिन वकील और संगठन का कहना है कि मार्च 2025 तक लगभग 21,000 सूडानी को आप निकाल चुके हो, जिनमें से कई को अमानवीय स्थितियों में रखा भी गया था। यूरोपीय संघ पर मिस्र ने आर्थिक मदद बढ़ाने का दबाव डाला, ठीक है। मिस्र ने बोला ईयू को कि भाई कुछ रुपए पैसे तो दे दो, और लगभग 7.4 अरब यूरो का पैकेज उसको मिला। फिर कैसे भगा रहे हो आप? ईयू अब प्रवासियों को तीसरे देशों में भेजने की योजना बना रहा है, जिस पर मानवाधिकार समूहों ने काफ़ी विरोध जताया है। बात करें लीबिया में 2 महीने के बाद याकूब ने करीब 50 लोगों के साथ ग्रीस की नाव पकड़ी थी। ईस्टर्न मेडिटेरियन रूट अब यूरोप की दूसरी सबसे सक्रिय रास्ता बन गया है। 2025 में सूडानी टॉप 3 देशों में शामिल हैं जो इस रास्ते से आते जाते हैं। मतलब अब समुद्र के रास्ते पहुंच गया वो कहाँ पर? ग्रीस, वो भी सेफ। लेकिन उसका सफ़र उन लाखों लोगों की कहानी कहता है जो युद्ध, गरीबी और कानूनों की सख्ती से तंग आकर के जान जोखिम में डाल करके यूरोप पहुंच रहे हैं।